हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 9वां चैप्टर। इसका नाम है शांति। यह शब्द आपने हमेशा सुना होगा, पत्रकारों के मुंह से सुना होगा, उद्योगपतियों के मुंह से सुना होगा, शिक्षा शास्त्रियों और नेताओं के मुँह से सुना होगा। और इतनी बार सुनने के बाद आपको शांति से क्या समझ में आता है? शायद आपको इतना समझ में आता होगा कि जहाँ पर युद्ध नहीं हो रहा होता, जहाँ लड़ाई नहीं होती है, वहाँ उसे हम शांति कह देते हैं। तो शांति का सिर्फ इतना संकीर्ण अर्थ नहीं है, मतलब इतना छोटा अर्थ नहीं है। शांति की जो अवधारणा है इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो उसी अवधारणा को आज हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। हालांकि जो शांति का जो अर्थ है वो हर साल दर साल, हर साल नहीं कह सकते, मतलब साल दर साल, मतलब कुछ समय के बाद जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उसमें आता रहता है। हम शारीरिक शांति की बात करते हैं, हम जो है मनोवैज्ञानिक शांति की बात करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। मुख्यतः जो आप इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं वो आप ये पढ़ने वाले हैं कि शांति का अर्थ क्या होता है और शांति स्थापित करने के लिए क्या जो हिंसा का प्रयोग है वो उचित है, या शांति जो है आज के समाज में इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। और हम ये जानेंगे कि शांति जो ख़त्म करती है यानी हिंसा, तो हिंसा के बढ़ने के मुख्य कारण क्या है और किस प्रकार से जो है हम शांति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, शांति को स्थापित कर सकते हैं। तो शांति का मतलब सीधा ये होता है कि जहाँ पर कोई तनाव ना हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, उसको हम शांति कह देते हैं। चाहे वो शारीरिक तनाव हो, चाहे वो मानसिक तनाव हो, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता है तो उसको हम शांति के रूप में जो है मतलब कह सकते हैं कि वहाँ शांति होती है, तो उसको हम शांति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शांति को लेकर अनेक जो दार्शनिक थे, जो अनेक विचारक थे, उन्होंने इसका नकारात्मक टिप्पणी की है। मतलब शांति को सही नहीं, उचित नहीं ठहराया है। ऐसे थे, एक जर्मनी के दार्शनिक थे, उनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने युद्ध को महामंडित करने वाले, जो युद्ध चाहते हैं, यानी जो युद्ध को महामंडित करने वाले जितने भी शासक थे उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि संघर्ष के माध्यम से ही जो है सभ्यता की उन्नति हो सकती है। यानी जो शासक, जो व्यक्ति संघर्ष करना चाहता है, जो सिर्फ वही जो है उसी का सभ्यता का विकास हो सकता है, तभी जो है सभ्यता का विकास हो सकता है। ये जो मानना था, ये था जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का। तो उन्होंने क्या कहा है कि संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति है। ध्यान रखिएगा, आपसे एक मार्क में पूछा जा सकता है। एक और आपका है जो इटली के दार्शनिक है, उनका नाम है विल्फ्रेडा पैरेटो नाम है, विल्फ्रेडा पैरेटो। इन्होंने जो युद्ध चाहते हैं, जो संघर्ष चाहते हैं, जो युद्ध चाहते हैं, जो हिंसा को करने वाले, जो पूरे विश्व को अपना ताकत, जो पूरे विश्व को अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले को शेर से तुलना करते हैं। वो कहते हैं जो अपनी ताकत को विश्व से मनवा लेता है, या जो अपना लोहा सबसे मनवा लेता है, वो शेर होता है। मतलब उन्होंने जो शांति का बिल्कुल ही मतलब अपोज किया है, शांति का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा बिल्कुल सही है अगर आप जो है अपनी सभ्यता का प्रसार करना चाहते हो। तो ये कहना था इटली के जो दार्शनिक थे, जिनका नाम था विल्फ्रेडा पैरेटो। हमने आपको शांति के इन दो दार्शनिकों के जो टिप्पणी है, जो विचार है, उनके बारे में बताया। इसका मतलब हमको ये जताना नहीं है कि शांति का कोई पक्षधर ही नहीं है। शांति के कई पक्षधर हुए हैं। अगर आप धार्मिक दार्शनिक की बात करते हैं तो लगभग गौतम बुद्ध को देख लें, चाहे महावीर को देख लें, चाहे किसी भी धर्म को देख लें आप। महावीर जो है ना, आपको पता होगा जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका नाम महावीर था। तो आप चाहे किसी भी धर्म में देख लें तो उस सभी धर्म में जो है जो शांति का केंद्र स्थान प्राप्त है। मतलब प्रत्येक धर्म में जो है वो शांति की बात की जाती है। तो शांति तो केंद्र में है ही। इसके अलावा आपने जो कई दार्शनिक और हैं जिन्होंने शांति को महत्वपूर्ण माना है, वो रूसो हैं, प्लेटो हैं और सुकरात हैं, ईसा मसीह हैं। तो इन सबों ने जो है शांति का ये सब शांति के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के कितने बड़े समर्थक थे, जिनकी जो है मिसाल दी जाती है प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक राष्ट्र के अंदर। तो हम जो देखते हैं कि दो प्रकार की विचारधारा है हमारे पास। पहली विचारधारा के लोग जैसे थे जो सभ्यता को प्रोग्रेस करने के लिए, सभ्यता की उन्नति के लिए जो है वो अहिंसा को जरूरी मानते थे। और जो दूसरे वाले ऐसे हैं जो शांति को किसी कीमत पर ना छोड़ने की सलाह देते हैं, ठीक है। अब जो विश्व में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जो उन्नत तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उसने दो तरफा काम किया है। एक तरफ शांति को स्थापित करने में, तो दूसरी तरफ शांति को भंग भी किया है। कैसे किया है? तो आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध का जो परिणाम कितना भयानक रहा था, ठीक है। जर्मनी ने लंदन पे बहुत सारे बमबारी की। तो लंदन ने यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि खिलाफ में जर्मनी के अनेक नगरों पर बम वर्षक होते हैं, जो आसमान से फाइटर जेट वगैरह से जाते हैं और वो बारिश कर देते हैं बमों की वहाँ पर। तो उसका जवाब ऐसे दिया था।
उसके बाद जो ये द्वितीय विश्व युद्ध था जो 1939 में शुरू हुआ था और करीब 1945 में 9 अगस्त को लगभग समाप्त हो गया था। जापान के ऊपर जो 2 शहर है जापान के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु अणुबम गिरवाए थे। तो वहाँ पर जो हुआ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए थे। अगर सिर्फ इन 2 घटनाओं को देखें तो इन 2 घटनाओं में करीब 1,20,000 जो है लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके अंदर से 95% ऐसे लोग थे जो आम नागरिक थे, जो मतलब युद्ध का हिस्सा नहीं थे, जो अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे थे। तो कितना ज़्यादा विध्वंसकारी जो इसका परिणाम हुआ अगर हम युद्ध का जो विकल्प चुनते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार के जो दार्शनिक थे वो सही कर रहे थे, जिसकी बात चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। तो इस युद्ध के बाद भी जो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो शांति की स्थापना एकदम हो गई, अभी भी नहीं हुई शांति की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि अमेरिका और जो है सोवियत संघ, जिसका नाम आज जिसको हम रूस के नाम से आज जानते हैं, इन दोनों में जो था सर्वोच्च बनने की मतलब लालसा थी कि मैं सबसे बड़ी शक्ति बनूंगा पूरे विश्व की। तो क्या हुआ, इनके बीच जो युद्ध चल रहा था, जो बिना हथियारों से लड़ा गया, इनमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, इसको हम शीत युद्ध कहते हैं। तो 1945 से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध चलता रहा और इसके बीच में जो सबसे गर्मी का जो माहौल हो गया था, जहाँ पर युद्ध की संभावना बनने वाली ही थी, वो जब क्यूबा मिसाइल संकट का समय आया। जो अमेरिका के पास एक देश है, अमेरिका के मतलब पास नहीं, मतलब कि उसके नियर बाय, उसका एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है क्यूबा। तो सोवियत संघ ने क्या किया था 1961-62 के आसपास कि वहाँ पर अपने मिसाइलें जो हैं वो अणु मिसाइलें होती हैं वो स्थापित कर दी। और अमेरिका के जो खुफिया जासूसी विमान होते हैं उन्होंने उसका पता लगा लिया कि सोवियत संघ ने अमेरिका के निकट वाले देश में जो है अपना ये सब जो अणुबम का जो है स्थापित कर चुके हैं। तो अमेरिका ने क्या किया कि उस क्यूबा से आसपास जितना जो समुद्री इलाका होता है उस सब में नाकाबंदी कर दी और सोवियत संघ को सीधा मतलब कि कह लो कि धमकी दी या वार्निंग दी कि वहाँ से वो अपना मिसाइल, अपना जो जितने भी मिसाइल अपने वहाँ पर जो उसने आरोपित किए हैं, जो लगाए हैं, तो वो सबके सब वापस ले ले, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। अंततः युद्ध ना करने की इच्छा में जो है सोवियत संघ ने क्या किया कि वो सारी मिसाइलें जो है अपने पास जो है जहाँ क्यूबा से हटवा ली और अपने पास जो है मंगवा ली। इस प्रकार से जो है जो दुनिया है एक बड़े युद्ध से जो है बच गई थी। और इसके बाद भी देखो 91 में क्या हुआ कि सोवियत संघ एक तरह से अमेरिका से हार गया, तीनों स्तर पर ही, मतलब कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर हार गया। तो वहाँ पर जो है सोवियत संघ अनेक 15 राज्यों में बट गया और उसमें से सबसे बड़ा राज्य जो बना था वो रूस का बना था, इसलिए हम उसको आज सोवियत संघ की जगह रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांति को किस प्रकार से मतलब भंग करने पर कितना विध्वंसकारी परिणाम जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर आजकल के जो लोग होते हैं वो शांति का गुणगान करते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको शांति का विचार बहुत पसंद आता है, वो इसलिए भी कि उन्हें पता है कि अगर शांति स्थापित नहीं होगी तो उसके जो परिणाम होंगे वो, अगर हम शांति भंग करते हैं तो फिर हमारे देश को, साथ में जिस पर हम शांति भंग करना चाहते हैं उस देश को भी करने पड़ते हैं। तो खाली ये शांति स्थापित किसी देश में होना या किसी राज्य में होना, वो केवल इस मतलब कोई भी देश जो होता है, प्रत्येक देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अधिकतर देश जो होते हैं वो शांति को इसलिए नहीं अपनाते हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो इसलिए भी अपनाते हैं क्योंकि उससे जो है पूरे विश्व का और उनका खुद का नुकसान भी हो सकता है। तो उसको एकदम लाभ और हानि के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है उनके द्वारा। तो अभी हम अगर शांति का मेन अर्थ समझे, यानी शांति का अर्थ समझे, तो शांति का सामान्यतः अर्थ हम लगाते हैं युद्ध की अनुपस्थिति, यानी युद्ध का ना होना। ये परिभाषा सरल तो है लेकिन भ्रामक भी है, यानी ये आसान परिभाषा तो है लेकिन इसको आपको जो है भ्रम में डालती है। तो मतलब तो असली परिभाषा इसकी क्या है, तो इसकी असली परिभाषा ये होगी कि युद्ध का ना होना, साथ ही साथ किसी प्रकार कत्ल, नरसंहार आदि का ना हो, कोई आपराधिक कार्यक्रम मतलब शारीरिक हिंसा, शारीरिक प्रहार किसी पर ना हो। तो ये जो दूसरी परिभाषा है, या इसको हम कह सकते हैं कि पहले से मॉडिफाइड परिभाषा, कि आप खुद सोचो कि हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो देर रात तक बाहर अगर रहती हैं तो फिर हमारे मन में क्या रहता है कि अशांत मन हो जाता है। घर के पुरुषों का जो मन होता है क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो वहाँ तो युद्ध नहीं हो रहा होता है किसी देश के द्वारा, किसी मुल्क के या फिर किसी पड़ोसी राज्य से हमारा कोई युद्ध नहीं हो रहा होता, तब भी हमारा मन क्या रहता है, अशांत रहता है। तो हम शांति को कह सकते हैं कि युद्ध का ना होना, साथ ही साथ आपका जो है किसी प्रकार का कत्ल, किसी प्रकार का शारीरिक प्रहार या नरसंहार ना हो, तभी हम जो है शांति की स्थापना कर सकते हैं और तभी हम जो है शांति को सही रूप से समझ सकते हैं। युद्ध का ना होना शांति की ओर बढ़ाया गया एक कदम है, पूर्णतः शांति नहीं है। और शांति कैसे स्थापित हो सकती है, तो हम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिंसा को, यानी जो
शारीरिक प्रहार होता है, हिंसा को पूरी तरह से समाप्त कर दें तो शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन क्या हिंसा को समाज से पूरी तरह से जो है हटाया जा सकता है? सोच कर देखिए, तो ये नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि हिंसा जो है समाज की मूल संरचना में ही जो है स्थापित है। जैसे हम आज सदियों से ऐसी प्रथाएं चली जा रही है जहाँ पर जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो जब जिन व्यक्तियों पर ये भेदभाव होता है और जब वो मतलब कि विरोध करते हैं अपने ऊपर किए हुए अत्याचार का, तो उसमें क्या होता है, वो संघर्ष कर रहे होते हैं। तो जब वो संघर्ष कर रहे होते हैं तो उनका संघर्ष जो है वो हिंसा का रूप ले सकता है। तो जब तक ये सामाजिक संरचना जो है आपकी दिख रही है, जो रंग भेद के आधार पर, जाति के आधार पर, मतलब छुआछूत वगैरह जो है, उसके अलावा आपका जो है मतलब और भी सारी चीज़ें ऐसी और रूढ़िवादी चीज़ें जो समाज को अलग अलग कैटेगरी में बांटती है, जबकि सारा मनुष्य मानवता के आधार पर तो एक ही है। लेकिन जो ये संरचना है, इन संरचना की वजह से क्या होता है कि जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग मतलब वो वर्ग हुआ जो जिस पर अत्याचार हो रहा है, तो जब वो अपने अधिकारों की मांग करता है तो क्या होता है कि वो हिंसा का सहारा ले सकता है। अपने अधिकारों की मांग करते हुए शुरुआत में तो ये जो फैसला होता है कि शांति भंग करके मतलब किसी भी तरह से हमें अपने अधिकार लेने हैं, शुरुआत में उद्देश्य ये होता है। लेकिन जब एक बार जो संघर्ष अगर हिंसा का रूप ले लेता है ना, तो उसमें उचित और फिर अनुचित कोई देखता ही नहीं है, वो बहुत बुरा भी हो सकता है। तो अब ये संरचना के जो संरचनात्मक हिंसा जो हिंसा होती है, जो किसी रंग, जाति, लिंग या किसी और आधार पर उत्पन्न होती है, इसको हम संरचनात्मक हिंसा कहते हैं। और संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप क्या है तो मैं अभी आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका जातिगत व्यवस्था पर आधारित। तो ठीक है, कुछ खास समूह है जातियों को अस्पृश्य मानकर उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, इसे कानून बनाकर अभी तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली आप सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप उत्तर भारत के लोग हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को हम नहीं हटा पाए हैं अपने जहन से। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश के इसके अलावा और भी राज्य जो हैं वहाँ पर जो है अगर जहाँ पर कास्ट का बंटवारा किया गया है, कास्ट को डिवाइड किया गया है अलग अलग उसमें छोटे बड़े में, तो वहाँ पर जो है संविधान ने तो क्या कहा है कि सभी लोग एक समान हैं, लेकिन ऐसा जो है ये ठीक तरह से लागू नहीं हुआ है। तो इस प्रकार को हम जो है संरचनात्मक हिस्से का एक रूप कहते हैं। दूसरा होता है पितृसत्ता के आधार पर। पितृसत्ता के आधार पर मतलब हो गया कि जब जहाँ पुरुष प्रधान होता है ना, पुरुष प्रधान का मतलब हो गया कि वो महिलाओं को मतलब कि एकदम एक उपभोग की वस्तु मान के काम करता है। दहेज प्रथा हो गई, आपकी भ्रूण हत्या हो गया, या महिलाओं के ऊपर जो है अपना रौब जमाना हो गया, उनका अनुचित लाभ उठाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई ये पितृसत्ता। और जब महिलाएं इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो वो भी जो है हिंसा का सहारा ले सकती हैं। तो अगला फिर आपका आता है नंबर 3 उपनिवेशवाद। उपनिवेश मतलब कि एक राज्य का दूसरे राज्य पर जो है नियंत्रण करके उनका जो है इस्तेमाल करना, जैसे अंग्रेजों ने हम पर किया था। तो वर्तमान में तो ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जो इजराइल प्रमुख के खिलाफ फिलिस्तीन का संघर्ष है वो इसका एक उदाहरण हो सकता है। तो हमने देखा कि रंग भेद, सांप्रदायिकता व नस्ल आधारित समूह आज भी देखने जा सकते हैं। तो हिंसा का प्रभाव व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व शारीरिक दोनों पर असर डालता है। तो ये जो हिंसा होती है ना, तो जो व्यक्ति इसको देख रहा होता है, जो शामिल है वो तो अलग बात है, उस पर तो शारीरिक प्रभाव हो ही रहे हैं, और जो इसको सुनता है, समझता है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक अशांति दिमाग में फैल जाती है। तो इसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं आपने समझ लिया होगा। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अब हम जानेंगे कि हिंसा की समाप्ति होकर जो है हम कर सकते हैं समाज में शांति की स्थापना। तो यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के अनुसार कि उनका कहना है कि जो युद्ध का जो विचार आता है उसका विचार मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न होता है, तो उसका शांति का विचार भी जो है उसका सोल्यूशन जो है वो मनुष्य के यानी इसका जो युद्ध से बचाव भी है वो भी मनुष्य के दिमाग में ही उत्पन्न होना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो अनेक पुरातन तत्व होते हैं, जो पुराना तरीके हैं, उसको अपनाकर जो है हम इसको जो है शांति की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान लगाकर सुबह उठकर, तो इस प्रकार की चीज़ों को करके हम जो है शांति की स्थापना कर सकते हैं। या फिर जहाँ पर युद्ध होता है, जहाँ जिस व्यक्ति के दिमाग में युद्ध होता है, तो वही व्यक्ति अगर वो उसका सोल्यूशन सोचे तो इससे भी जो है वो कार्य बन सकता है। तो यूनिसेफ ने इसकी एक परिभाषा दी है कि अगर जो युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है तो उसका बचाव भी लोगों के दिमाग में ही उत्पन्न किया जाना चाहिए। करुणा और ध्यान लगाकर इसको जो है हम शांति की तरफ जो है अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या कि शांति स्थापित करने के लिए हिंसा का जो सहारा लेना बिल्कुल उचित है कि अनुचित है। यानी समाज में शांति की स्थापना करने के लिए जो हिंसा का सहारा लिया जाता है वो उचित है अथवा अनुचित है, इस बात पर गौर कीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जो पुलिस विभाग होता है, इनका निर्माण किस लिए हुआ है? इनका निर्माण इसलिए हुआ था कि ये नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। ये होता है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन अक्सर जो होते हैं नागरिक जो होते हैं जब विरोध कर रहे होते हैं तो ये उन पर जो है लाठीचार्ज के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से जो है उनके स्वर को, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। एक अलग बात है। और हम देखते हैं कि अक्सर हम दावा करते हैं कि हिंसा एक बुराई है, यानी अगर आप लड़ाई करते हो तो एक अच्छी बात नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर खुद सोचो कि जहाँ पर तानाशाह हो, जहाँ कोई एक ऐसा समाज उत्पन्न हो जाए जिसमें कोई एक वर्ग या फिर एक व्यक्ति हो या फिर राजा हो, वो बिल्कुल ही निरंकुश हो जाए, उस पर कोई अंकुश ना हो, वो अपना मनमानी करे कि जिस मर्जी को चाहे फांसी लटका दे, किसी को कुछ भी करवा दे, तो उसके पास असीमित शक्ति हो जाए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए अगर हिंसा का सहारा लिया जाए तो क्या ये उचित नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो ये उचित होना चाहिए। और किताब में भी ऐसा ही लगभग लिखा हुआ है कि जब ऐसा व्यक्ति जो मतलब निरंकुश हो जाता है या जो मतलब एक तानाशाह बन जाता है, तो उस व्यक्ति को उसके पद से हटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना बिल्कुल उचित है, क्योंकि उसकी वजह से जो होते कई सारे नागरिक के मन में भय बना रहता है, नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो इस परिस्थिति में जहाँ पर जो है हिंसा बहुत अनिवार्य हो जाती है, वहाँ अनिवार्य होनी ही चाहिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यानी एक इसकी हानि भी है। जब हम अपने अधिकारों की मांग के लिए हिंसा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो हिंसा ना अनियंत्रित हो जाती है। हिंसा को कंट्रोल करना हमारे वश में नहीं होता है। आपने फ्रांस की क्रांति में भी पढ़ा होगा कि लोग अपने जो जार का शासन था उसको समाप्त करने के लिए सब इकट्ठे एक साथ आए, लेकिन जब हिंसा हुई तो हिंसा में जो है वो हिंसा किस रूप में चली जाए, वो कैसा रूप ले, मतलब अगर आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर भी लिया है तो आप क्या होती है, क्योंकि मनुष्य का मन आकांक्षा से परिपूर्ण होता है, वो सोचता है कि और कुछ आए। तो इस हिसाब से जो होता है हिंसा जो है किसी भी स्तर पर रुकने का काम नहीं करती है। हिंसा जो है एक विध्वंस रूप ले सकती है। तो हिंसा को तभी अपनाना चाहिए जब कोई दूसरा विकल्प ना हो, क्योंकि अगर ये हिंसा अगर नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एक बड़े नरसंहार का कारण जो है बन सकती है। ठीक है, गांधी जी ने भी कहा था कि हिंसा का जो है उत्तर प्रतिहिंसा नहीं हो सकती है, लेकिन हिंसा का उत्तर अगर जहाँ प्रतिहिंसा अनिवार्य वहाँ होनी चाहिए। ये तो हमारे जो पुराने जितने भी सांस्कृतिक किताबें हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे कि महाभारत जो हुई थी, जब श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ खड़े हुए थे, तो वहाँ पर जो हिंसा का कितना बड़ा इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर वो जो है एक जो अनाचार फैल रहा था, जो दुराचार फैल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए अगर हिंसा अनिवार्य है तो हिंसा को जो है मतलब कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं किया जाना चाहिए जिससे जो है किसी निर्दोष व्यक्ति का जो है वो नुकसान हो रहा हो। जो है स्वयं को पूर्ण सर्वोच्च बनाना चाहता है, मतलब वो एकदम केंद्रीय शक्ति बनना चाहता है। लेकिन अगर हर राज्य खुद को स्वार्थी बना लेगा और खुद ही जो सारी केंद्रीय शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो हम क्या शांति की स्थापना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मानवता के आधार पर सभी राष्ट्रों को एक साथ आना चाहिए और जो है शांति स्थापित करने में अपना एक कदम अग्रसर करना चाहिए। तो शांति जो हमने अभी तक पढ़ा कि शांति क्या होती है, शांति के अलावा मतलब शांति को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो सकते हैं। हमने संरचनात्मक हिंसा के बारे में पता किया कि संरचनात्मक हिंसा क्या होती है और उसके कारण क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, आपने इसके बारे में जाना। अभी हम जानेंगे कि शांति कायम करने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं, मतलब किस किस तरीके से जो है हम शांति को स्थापित करते हैं समाज में। पहला है कि राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देना। अगर हम किसी राष्ट्र को कम वैल्यू, किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, जो जिस राष्ट्र को हम कम स्थान देते हैं, जिसको हम कम महत्व प्रदान करते हैं, उसके मन में एक रोष पैदा होता है। तो इसलिए जो सभी राष्ट्रों को है एक समान केंद्रीय स्थान देना शांति को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंदता को कम करके आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण से की ओर बढ़ना। देखो, राष्ट्र की जो आपसी प्रतिद्वंदता है, मतलब जो कंपटीशन है, चाहे वो, तो उस कंपटीशन को जो है कम करके, जो आज गला काट प्रतियोगिता हो रही है, उस गला काट प्रतियोगिता को जो है थोड़ा सा कम करके बैलेंस करके कि हम अपनी उन्नति इस प्रकार से करें कि दूसरे राष्ट्र की उन्नति को कोई क्षति ना पहुंचे। अगर इस सिद्धांत का पालन करते हुए अगर हम अपने राष्ट्र की उन्नति करते हैं तो कोई दूसरा राष्ट्र जो होगा उसका हमारे प्रति कोई रोष या कोई भी जो है शत्रुता की भावना उत्पन्न नहीं होगी।
इसके अलावा जो है निशस्त्रीकरण को अपनाकर, यानी बिना मतलब कि अगर शस्त्रों पर हम कम से कम एक्सपेंस करें तो इससे जो है हमारे पड़ोसी राज्य को ये संदेश जाता है कि जो है हम किसी प्रकार का युद्ध जो है भविष्य में भी नहीं चाहने वाले। ठीक है, कुछ राष्ट्र का नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया है, जो अणुबम बनाने के मतलब उन्होंने कह रखा है कि ये कभी जो है अपने जो है मतलब कभी अपने देश में अणुबम का आविष्कार जो है मतलब कभी नहीं करेंगे। अभी जो समकालीन चुनौतियां है हमारे भारत के अंदर, कि हमारे भारत के अंदर सॉरी माफ़ कीजिएगा, कि हमारे विश्व में जो समकालीन चुनौतियां हैं उसके जो आपका सबसे बड़ा चुनौती है वो है आतंकवाद। दबंग राष्ट्र का एक तो पहला आतंकवाद चारों तरफ फैला हुआ है और ये आतंकवाद को जब तक समाप्त नहीं करते हम शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। और एक होता है दूसरा कि दबंग राष्ट्रों का प्रभुत्व प्रदर्शन है, इराक में अमेरिका का दखल। आपको जो दबंग राष्ट्र होते हैं यानी जिनके पास असीमित शक्तियाँ लगभग होने वाली है, तो ये क्या करते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। आपको ध्यान होगा एक समय की बात है कि इराक जो है कुवैत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इराक कहता था कि जो कुवैत है वो पहले हमारा हिस्सा था और बाद में किसी शासन की व्यवस्था से इसको कुवैत को अलग कर लिया गया है। तो अब इराक कुवैत के सारे तेल के अड्डों पर, तेल भंडारों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इसके खिलाफ में अमेरिका ने जो सैन्य कार्रवाई की थी और इराक की जो है प्रशासन व्यवस्था को वहाँ से खदेड़ कर अपने राष्ट्र तक पहुंचा दिया था। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर इराक का इस प्रकार से प्रदर्शन बढ़ता रहेगा तो इराक जो है एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, अपना जो प्रदर्शन करते हुए है इराक को अपने ही दोबारा से ज़मीन पर धूल चटा दी और उसको वापस भेज दिया अपने ही देश में। तो तीसरा जो हमारा शांति की और अगर एक और कदम बढ़ाना चाहे तो हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप अगर कम होगा तो ही जो है हम आगे मतलब कि अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो अगर कार्य अनुचित नहीं है तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस चैप्टर में एक घटना रह गई है जो दक्षिण अफ्रीका का देश है एक रवांडा। तो उसमें क्या हुआ था कि 1994 के अंदर जो वहाँ के तुत्सी लोगों को लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला था। इसके खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी कोई जो है प्रयास नहीं किया गया था। तो ये घटना के साथ जो है आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और फिर मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। अगर कुछ डाउट रह गया है या फिर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आपको कोई सुझाव है हमारे वीडियो को लेकर तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।